नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक शब्द में आपने 9th क्लास में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इन दोनों शब्दों के बारे में पढ़ा था। रासायनिक परिवर्तन ऐसे पदार्थों को कहते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें जब कोई अभिक्रिया होती है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे मैं आपको दो उदाहरण देकर यहाँ पर बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पर हुई और भौतिक अभिक्रिया कहाँ पर हुई। जैसे हम देखते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, जब लोहे पर जंग लगती है तो नया पदार्थ बनता है। जंग लगने के बाद लोहे के गुण पहले के गुणों की अपेक्षा परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो किस कारण से हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण से। ऐसे ही अगर अपन माने जैसे कि बर्फ से पानी, बर्फ से पानी का बनना, तो हम सबको पता है कि बर्फ से जब पानी बनता है तो पानी से भी वापस बर्फ को बनाया जा सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? भौतिक अभिक्रियाएं, या ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जब हमने यहाँ पर देखा तो लोहे पर जंग लगने के बाद फेरिक ऑक्साइड बनता है, लेकिन फेरिक ऑक्साइड बनने के बाद वापस हम उस शुद्ध लोहे को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं और उत्पादों से वापस अभिकारक नहीं बनाए जा सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद, ये दो नए शब्द आपके सामने आए हैं। अभिकारक किसे कहेंगे और उत्पाद किसे कहेंगे? उत्पादक या उत्पाद, ये इतना भी चलेगा, और उत्पादक भी लिखो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया संपादित होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के संपादन में जो पार्ट्स उसमें भाग लेते हैं, जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, उनको बोलते हैं अभिकारक। और जब उन पदार्थों से कोई नई चीज़ बनती है तो उनको बोलते हैं उत्पाद। ये हमारे दैनिक जीवन के हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सब्जी बनाने के लिए हमें तेल, मिर्च, मसाला, नमक, दाल बना रहे हो तो दाल, या जिसकी भी सब्जी बना रहे हो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहेगी यहाँ पर? अभिकारक। और उन सबसे मिलकर जो नया पदार्थ बनता है, उस नए पदार्थ को क्या कहेंगे? हम उत्पाद कहेंगे। तो अभिकारक समझ में आ गया, उत्पाद समझ में आ गया। अभिकारकों से मिलकर किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना सकते हैं, या यूं कह सकते हैं एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अब अभिकारक को कैसे लिखा जाता है और उत्पाद को कैसे लिखा जाता है, ये समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे कि क्या कह सकते हैं अपन? मैग्नीशियम रिबन। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है, मैग्नीशियम रिबन। या यूँ कह सकते हैं मैग्नीशियम की छड़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभी हमने देखा है कि रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब ये उस चीज़ में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो समझने का प्रयास करेंगे अपन। मैग्नीशियम का संकेतक आपको याद है, 8वीं 9वीं में पढ़ते आ रहे हैं अपन। मैग्नीशियम का संकेतक क्या होता है? Mg। अब ये मैग्नीशियम हो गया, को किसकी उपस्थिति में जला रहे हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब भी हम, अब ये दोनों क्या है? अभिकारक है। और जब भी हम अभिकारकों को लिखते हैं तो दोनों को क्या करके लिखते हैं? प्लस करके लिखते हैं। दोनों को जोड़कर लिख दिया अपन ने, मतलब ये दोनों मिलकर कोई नया पदार्थ बनाएंगे। जब ये दोनों मिलकर नया पदार्थ बना रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या है? अभिकारक है।
अब इसके आगे तीर का निशान बनाएंगे, एरो बनाएंगे। ये तीर का निशान हमें यह बताता है कि यह अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात यहीं पर लिखी है, चूँकि ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम के ऑक्साइड बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए समझने वाली बात ये है कि जो तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक, यह अभिकारक मात्रा में 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ऐसे ही तीर के निशान के सीधी दिशा में या राइट हैंड की दिशा में जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। यह हमेशा तीर के निशान की सीधी दिशा में होता है। केवल किन अभिक्रियाओं में, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया रहेगी तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा, ये तीर का निशान इधर बन जाएगा तो ये अभिकारक भी बन जाएगा और इधर उत्पाद भी बन जाएंगे, जो आगे हम समझेंगे। अभी बस इतना समझो आप। हाँ, इस उदाहरण से आपको एक बात और समझ में आती है, वो ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया यहाँ पर, ये कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये पढ़ने में और लिखने में बहुत बड़ी बात है। इस बात को शॉर्टकट करने के लिए रासायनिक संकेतों का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम की जगह पर ने क्या लिखा, Mg। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या लिखा, O2। क्या बन रहा है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने सीधे सा क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे अपन। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। क्योंकि ये जो ब्रैकेट हम बना रहे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखना है। ब्रैकेट केवल मैंने इसलिए बनाए ताकि आपको याद रह सके। जैसे अब इसको संतुलित करेंगे अपन, तो यहाँ देखते हैं अपन कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। लेकिन हमने ब्रैकेट इसीलिए बनाया है कि हम यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे आगे से। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने, 2। अब दूसरी चीज़ देखते हैं मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम, चूँकि ऑक्सीजन 2 किया तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम को कितने करना है, 2। तो यहाँ पर भी 2 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, मैग्नीशियम के आगे गुणांक में, ताकि ये मैग्नीशियम भी कितने हो जाएंगे, 2। अब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे हम संतुलित। क्या हो चुकी है ये, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, सेम ऐसे एक उदाहरण देखेंगे अपन। उस उदाहरण में ये कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक लोहे पर जंग लगने वाला उदाहरण बताया, उसी समीकरण को ले लेते हैं। ये एक लोहे की राड है, ये साइकिल है, ये लोहे का टुकड़ा है, कोई भी आप बाज़ार से खरीद के लाए, फ्रेश लोहा, बिल्कुल सही लोहा है। वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, सॉरी हाँ, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है। अपन यहाँ जोड़ रहे हैं जल। अब कोई लोहे का टुकड़ा है, वो नमी के स्थान पर आपने रखा है, जल के संपर्क में आया है, तो क्या बनेगा, उससे फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe3O4। और कौन सी गैस निकालेगा ये, हाइड्रोजन। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसमें अभिकारक कौन से हैं और उत्पाद कौन से हैं, क्योंकि 2 इधर भी दे रखे हैं और 2 इधर भी दे रखे हैं। तो बहुत सारी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिकारक कौन से और उत्पाद कौन से। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड जो होती है, मतलब जिधर से तीर आ रहा है, वो पार्ट क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। तो यहाँ पर अभिकारक कौन कौन हो गए, आयरन यानी कि लोहा और जल। और इधर जो तीर के निशान की दिशा में बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यहाँ पर उत्पाद कौन कौन है, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों उत्पाद हैं। तो इतना तो समझ में आ गया हमें कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करना है,
ब्रैकेट में लिख लेंगे सब, काई में लिख लेंगे ब्रैकेट में, ये दोनों प्लस, चूँकि ये दोनों मिलकर बना रहे हैं तो इन सबको काई में लिख लिया अपन ने, ब्रैकेट में लिख लिया। अब Fe3O4 इसको भी काई में लिख लेंगे अपन, ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस H2 इसको भी काई में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इन सबको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि इन सबके अंक काउंट कर लो। जैसे कि अपन ये अंक काउंट करेंगे कि यहाँ पर आयरन कितने दे रखे हैं अभी उत्पाद में, तो अभिकारक में कितने दे रखे हैं, सब अभिकारक में जितने नंबर है उतने नंबर किधर आने चाहिए, उत्पाद में आने चाहिए। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन को देखेंगे। यहाँ पर आयरन को इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि बड़ा सूत्र देखेंगे सबसे पहले। बड़ा सूत्र कौन सा है, ये है, तो सबसे पहले इसको संतुलित कर लो। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोहा कितना है, आयरन कितना है, 3 है, और यहाँ पर आयरन कितना है, 1। अब इसको भी 3 करना है, तो इसको 3 करने के लिए अपन 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। कहाँ लिखेंगे, 3 आगे लिखेंगे। अब यहाँ 3 का गुणा लिख दिया अपन ने, तो ये आयरन कितना हो गया, 3। यहाँ पर भी आयरन कितना हो गया, 3। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। अब लास्ट चीज़ देख लेते हैं अपन, ऑक्सीजन। यहाँ पर उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने करना है, हमें 4 करना है। तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ जैसे अपन ने 4 का गुणा किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। लेकिन एक समस्या बढ़ गई, बताओ क्या समस्या बढ़ी, हाइड्रोजन भी बढ़ गए। 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2। यहाँ 8 करने के लिए यहाँ पर भी किसका गुणा करेंगे, 4। अब इस समीकरण को वापस हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, देख लो एक बार। संतुलित हो चुकी हैं। लोहा 3 है, लोहा यहाँ पर भी 3 है, यानी कि आयरन 3 है, तो आयरन यहाँ पर भी 3 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 8 है, 4 दूनी 8। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 4। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने, 4। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण अब संतुलित हो चुकी है। इसे फ्रेश लिख लो। अब जैसे कि 3 अपन ने लिखे तो अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, Fe प्लस यहाँ पर 4 लिखे थे, ये 4 H2 ऐसे कैसे ही लिखो, एरो बनाओ, Fe3 लिखो, O4 लिखो। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया हमने। यहाँ पर 4 लिखे थे, ये 4 लिखा हमने, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिख दिया। ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है तो एरो का निशान ऊपर बनाए। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये एरो का निशान क्या बताता है हमें, और ये क्या बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ S, यहाँ पर लिख रहा हूँ G, और यहाँ पर लिख रहा हूँ S, और यहाँ पर लिख रहा हूँ G। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि सर ने अभी ये क्या लिख दिया है। आप समझने का प्रयास करें। जब किसी भी रासायनिक समीकरण में कहीं पर भी S इस तरीके से लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड मीन्स ठोस। किस अवस्था में है वो। अब यहाँ पर S लिखा है, इसका मतलब लोहा किस अवस्था में है, ठोस। जल के पास में मैंने क्या लिखा है, G। अरे कहीं गलत तो नहीं हो गया, बताओ। जल किस अवस्था में होता है, लिक्विड। मुझे क्या लिखना था, L, लेकिन मैंने क्या लिखा, G। अब समझने का प्रयास कीजिए। जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रहता है। लोहे पर जब जंग लगती है तो वह किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जल किस रूप में, गैस अवस्था में। फिर आगे ये भी क्या है, एस का बता ही दिया मैंने आपको। अगर कहीं पर अब देखो एल लिखा हो, इसका मतलब होता है लिक्विड, मतलब द्रव अवस्था। एक और चीज़ होती है एक्यूरस। एक्यूरस का मतलब होता है जलीय विलयन। जलीय विलयन, जब कोई चीज़ द्रव यानी कि जल में घुली हो तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, जलीय अवस्था, जिसे एक्यूरस से प्रदर्शित किया जाता है उसे शॉर्टकट में AQ लिखा जाता है। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपादित हो रही है, उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी हैं। अगर वो चारों कंडीशनों में से कोई एक या दो कंडीशन अगर लागू होती है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपादित हो रही है।
पहली कंडीशन है यहाँ पर जैसे अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, अगर किन्हीं पदार्थों का अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपादित हो रही है। दूसरी चीज रंग परिवर्तन, अगर पदार्थों के रंग में परिवर्तन आ रहा है तो हम वहाँ पर भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं गैसों का उत्सर्जन। गैसों का उत्सर्जन, अगर गैस निकल रही है, कोई भी गैस बाहर निकल रही है तो हम कहेंगे वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अंतिम चौथी कंडीशन देखोगे आप, तापमान में परिवर्तन। यहाँ पर मैंने तापमान को कम या ज़्यादा नहीं बताया है, तापमान में परिवर्तन बताया। मतलब बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद कभी कभी पदार्थों का तापमान कम हो जाता है और कभी कभी पदार्थों का तापमान बढ़ जाता है। तो कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि तापमान में परिवर्तन। हाँ, तो आज हमने पढ़ा, अध्याय 1 में स्टार्ट किया रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक समीकरण क्या है, भौतिक समीकरण क्या है। तो जब कोई पदार्थ रिवर्स होकर वापस आ जाता है तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, और जब रिवर्स नहीं होता है तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में हमने एक उदाहरण लिया था, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। चूँकि ये बड़ा मैटर है, इसे शॉर्टकट करने के लिए ही रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने रासायनिक अभिक्रिया बताई हैं आपको, उनको संतुलित भी कर लिया है। कल हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के और तरीके पढ़ेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। संतुलित करने के बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं के एक एक करके उनके सबके प्रकार पढ़ेंगे। लगातार बने रहिए आप महर्षि पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल जीरापुर के साथ। धन्यवाद।